बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग खैर आफियत से होंगे। दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ यकीनन हुआ होगा और हम लोग हस्बे रिवायत प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वेदर एडवाइजरी से। मौसम की जो अपडेट है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। NDMA ने आइंदा 3 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा और गुजरांवाला डिवीज़न में 200 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के है, जबकि पोटोहार, मर्दान और लाहौर डिवीज़न में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। ये भी बताया जा रहा है कि शहर कायद में भी कहीं 30 से 50 तो कहीं 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। और बारिशों के पेश नज़र NDMA ने सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और दीगर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। बिल्कुल जी, अगर हम बात करें शहरों की तो जुड़वा शहरों में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। MD वासा की जानिब से नाला नई पर खतरे के सायरन बजा दिए गए। इससे पहले भी होता है वहाँ पर कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा जब आता है तो वो सैलाब की सूरत अख्तियार कर जाता है। नशेबी इलाकों की अगर बात की जाए तो मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आप क्योंकि मौसम जो है वो है ऐसा, बरसात का मौसम है और इसमें मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं, उन पर ज़रूर अमल करें और नंगे पैर बिजली की किसी चीज़ को भी टच मत करें। अपना ख्याल रखें क्योंकि आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और जिन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है वो कोशिश करें कि वो कुछ अरसे के लिए या तो वहाँ से चले जाएं या फिर किसी महफूज मकाम तक पहुँच जाएं। तो अब शहरबानो, इस सीज़न में, इस मानसून के सीज़न में सिर्फ बारिश ही नहीं है वाहिद चीज़ जो ज़्यादा आएगी, बल्कि टैक्स भी ज़्यादा आएगा। क्योंकि महंगाई के हवाले से खबर ये कि बिजली के बिलों के सताए अवाम के लिए हुकूमत ने एक और मुश्किल खड़ी कर दी है। जनाब, पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में अब शहरियों के लिए कूड़ा टैक्स लगा दिया है। क्या बात है। दही इलाकों में घरों में 200 से 400 रुपए, जबकि देहात की जो दुकानें हैं और जो कारोबार वहाँ कर रहे हैं लोग, उन पर 300 से 1000 रुपए तक का टैक्स लगेगा। शहरों की अगर हम बात करें तो घरों में 300 रुपए से 5000, जबकि दुकानों और जो कारोबारी हजरात हैं वहाँ 500 रुपए से 3000 रुपए तक का माहाना कूड़ा टैक्स आयद हो चुका है। कौन सा टैक्स देगी हमारी अवाम? अजीम, मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी अवाम किस किस चीज का टैक्स देगी? टैक्स और टैक्सों पर भरी हुई अवाम। अगर आप डिमांड कर रहे हैं जी कि वेलफेयर स्टेट हो, अगर आप डिमांड कर रहे हैं जी कि आपको फैसिलिटीज मिले, तो उसके लिए पैसे चाहिए भी तो मिले ना। बिल्कुल, फैसिलिटीज के लिए पैसे चाहिए और पैसा टैक्स से टैक्स तो लगेगा, लेकिन फैसिलिटीज मिलेंगी या नहीं मिली इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। यही कहा जाएगा कि खजाना खाली था, आपके पैसे जो हैं वो आपके ऊपर लग गए हैं, समझ नहीं आएगी कहाँ लगे हैं। तो दुनिया भर में सफाई सुथराई और सिवरेज जैसे मामला ज़िला हुकूमतों के कंट्रोल में होते हैं, मगर हमारे यहाँ बल्दियात का कोई मुनज़्ज़म मौजूद ही नहीं है। यहाँ तो सवाल उठता है कि ये टैक्स कैसे इकट्ठा होगा, कौन करेगा और इसके बदले आवाम को क्या सहूलियात मिलेंगी, जो सवाल मैं पहले से ही कर रही हूँ। और इस हवाले से हुकूमत जवाब देने से कासिर है। क्या हुकूमत ये पैसे भी बिजली बिलों में लगाकर इकट्ठा करेगी? क्योंकि PTV के बाद रेडियो पाकिस्तान का खसारा कम करने के लिए जो है सेनेट की कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने बिजली के बिलों में रेडियो फीस लगाने की तजवीज़ दे दी है। वेरी नाइस। अब कूड़ा फीस भी आपके बिल में आया करेगी, क्योंकि एक ही तरीका है जिससे पाकिस्तानी अवाम से चीज़ें इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है। ये वाहिद टैक्स ऐसा है कि जिसे मैं एग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट, क्योंकि अब वो इकट्ठा करना कैसे है, ये जब तरीका वाजे होगा, ये सिचुएशन जब मजीद क्लियर होगी तो ही इस पे कोई हतमी राय कायम की जा सकती है। लेकिन टैक्स लेने से मसाइल किसी का नहीं है। टैक्स लेना इज गुड, बट टैक्स के बाद सहूलियात भी तो मिलनी चाहिए ना, वो वाला लाइफस्टाइल भी मिलना चाहिए। शहरों में, हमारी गलियों में, इर्द गिर्द इलाकों में जब आप जाते हैं तो सफाई सुथराई के निज़ाम आप सबके सामने ही है। तो मेरे ख्याल से अगर टैक्स लग रहा है तो फिर गलियां, बाजार और हर जो चीज़ है, जो रोड है, वो फिर चमचमाती हुई नजर आनी चाहिए, ताकि पता चले कि अवाम का जो पैसा है वो सही जगह पर लग रहा है। तो ये है जी आज की हमारी मौसम और टैक्स के हवाले से जो अपडेट हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर की है। तो आप कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की भी। तो जमात इस्लामी के धरने की बात करेंगे। रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी है, आज 5वां रोज़ है। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। ताहम जमात इस्लामी मुतालबात मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान कर चुकी है। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए हम जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के, उनसे जान लेते हैं क्या सूरत हाल है। नहीं, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर?
बिल्कुल, अगर इस वक्त की करंट सूरत हाल देखें तो अभी तो यहाँ पे जो कारकुन है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे सफाई की गई है, क्योंकि कल बहुत बड़ा एक ख़वातीन का जलसा हुआ था और इस वक्त कारकुन जो है वो नाश्ता कर रहे हैं। तकरीबन 11 बजे के करीब जो है यहाँ पे कारकुन दोबारा जमा होना शुरू होंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे हाफिज़ नईम और रहमान भी आएंगे और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज करेंगे। जो मुतालबात रखे गए थे 10, उनमें मेन जो बड़ा मुतालबा है वो IPPs के साथ कैपेसिटी पेमेंट और जो डॉलर्स में उनकी अदायगी है उसको मनसूख करने का कहा गया है कि ये इसको मुआहदे को ख़त्म किया जाए। इसके साथ वो स्टेशनरी और बच्चों की तालीम के हवाले से, ज़राअत और सनत के हवाले से जो मुतालबात हैं वो भी बीच में है। लेकिन कल हाफिज़ नईम और रहमान ने यहाँ पे ख़वातीन से ख़िताब किया तो उसमें कहा था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो हम अपना ये जो धरना है इसको बढ़ाएंगे और गवर्नर हाउसेज़ हैं जो मुख्तलिफ उनके सामने धरना दिया जाएगा और पहले मरले में जो है वो सिंध के गवर्नर हाउस के सामने जो धरना है वो अपना उसका आगाज़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है वो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे जो कल ख़ास बात की गई थी वो ये की गई थी कि वो इसके बाद अपने साथ ताजरों को और दूसरी जो तंजीमें उनको मिलाएंगे, उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि अगर ये मुतालबात जो जायज़ मुतालबात हैं बिजली के ज़ायद बिलों के ऊपर और बेजा टैक्सेस के ऊपर, अगर वो इनका साथ दें तो वो यहाँ ही से ऐलान करेंगे, इसी धरने से ऐलान करेंगे कि आइंदा के बाद वो ना किसी किस्म का टैक्स अभी देंगे। ये बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में जो धरने में लोग शामिल हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं और कितना एरिया है जो कॉर्डन ऑफ रहता है जहां पर लोग इकट्ठा हैं? एरिया तो ये काफ़ी बड़ा है। एक ये जो लियाकत बाग चौक है इससे तक यहाँ पे लोग ही लोग होते हैं और कल भी हमने देखा कि ख़वातीन जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती वो बहुत बड़ी तादाद में पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे आई और ये जितना पिंडाल मर्दों के लिए बनाया गया था ये कल जो है यह ख़वातीन से खचाखच भर चुका था, क्योंकि मरीड चौक तक जो है वो हमें ख़वातीन ही ख़वातीन नज़र आ रही थी। इस वक्त 11 बजे तक जो है वो कारकुन कुछ नाश्ता कर रहे होते हैं, कुछ यहाँ से चले जाते हैं और फिर वो उनकी आमद का जो सिलसिला है वो 10:30-11 बजे यहाँ पे दोबारा शुरू होता है, क्योंकि 11 बजे यहाँ पे जो जमात इस्लामी के रहनुमा है वो आना शुरू होते हैं और अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं। आज 11 बजे जो है वो हाफिज़ नईम और रहमान यहाँ पे आएंगे, क्योंकि हुकूमती जो टीम है उसके साथ जो मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था उसमें मुतालबात जो सामने रखे गए थे और बड़ा मुतालबा जो IPPs वाला था उसके हवाले से हुकूमती जो टीम है उसने वजारत तवानाई से जो है वो मुशावरत की, जो ज़राए कह रहे हैं। उसके बाद वो आज जो है वो दोबारा जमात इस्लामी की जो मुज़ाकराती टीम है उनसे मुलाकात करेंगे और जो बिल्कुल ओवरऑल बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में बिलखसूस जो इजाफा हुआ है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, उस हवाले से जमात इस्लामी इस वक्त सरापा एहतजाज है और हमारे नुमाइंदा नईम जंजुआ हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे थे कि जी किस तरह से अब मौजूद है। तो मुल्की हालात की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त बिजली के बिलों के मामले पर मुल्क की जो सियासत है उसमें शदीद महाजराई हमें देखने में आ रही है। IPPs के साथ महंगे मुआहिदों की वजह से हुकूमत भी सख्त दबाव का शिकार है। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जमात इस्लामी का धरना जारी है, तफसीलात हमने आप तक पहुँचाई हैं। हुकूमत और जमात में भी मुज़ाकरात जो हैं वो डेड लॉक का शिकार ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जब बात करते हैं तो PTI ने भी 5 अगस्त से अब सड़कों पर आने की तैयारी कर ली है और हुकूमत पर बढ़ते दबाव को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली भी तब्दील कर ली है। इदारों से मुतल्लिक PTI क़यादत के लहजों और रवैयों में अब नरमी देखी जा रही है। अडियाला जेल से मुख्तदर हलकों के लिए न्यूट्रल होने के पैगामात आ रहे हैं, जिसका इजहार अपोजिशन लीडर उमर अयूब, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और बानी PTI की बहन अलीमा खान ने भी किया है। PTI के रवैये में तब्दीली से हुकूमती सफ़ों में काफ़ी बेचैनी पाई जा रही है और PTI से मुतल्लिक हुकूमत की स्ट्रैटेजी भी बदलती दिखाई दे रही है। चंद दिन पहले तक तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बातें करने वाली हुकूमत और नून लीग अब PTI को मुज़ाकरात की पेशकश करती नजर आ रही है और मिल बैठकर मामलात हल करने के पैगामात दिए जा रहे हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, एक और अहम डेवलपमेंट जो कि हुई कल, हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हम काजी फायज़ ईसा पर जो उनके बारे में जो सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए या फतवा लगाया गया एक पार्टी की जानिब से, कितना ख़तरनाक देखते हैं आप इस तरह के बयानात को? लेकिन जब हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर इस तरह की आबियारी की गई और मुस्लिम लीग नून को निशाना बनाया गया था उसका, उस वक्त नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, इकबाल और काफ़ी लोग निशाना बनाए गए थे और फिर रियासत उन साथ खड़ी थी, बल्कि बैक पे थी। तो आज हम उसका नतीजा देख रहे हैं कि जिसका दिल करता है उस तरह करता है। तो ये रियासत ने ही अब दोबारा फैसला किया है, इस किस्म के मामलात में बर्दाश्त नहीं करनी। बहुत अच्छी बात है, सबको इत्तेदाल में आना चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए, चाहे वो मैं, आप, काजी
फाइज ईसा हों, वो फौज के लोग हों, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग हों, सियासतदान हों, सब पे कानून को एक जैसा नाफिज होना चाहिए। मजहबी लीडर्स का काम ज्यादा लोगों को मसाइल से बताना है, और अगर कोई इशू है तो कानून इसीलिए बना हुआ है कि उसके मुताबिक सजाएं दी। लेकिन सवात वो कुछ हुआ, वहां पे भी अदम बर्दाश्त ने ये सब कुछ किया कि लोगों ने इंसान को जिंदा जला दिया, और वो सब लोग जमानत पे चले गए। अब बताएं हम माशरा दुनिया में किस काबिल के लोग हमारे बारे में बात करें कि किस किस्म के लोग हैं ये। तो बहुत अच्छी बात होगी कि सब लोग अपने अपने एतदाल में आए। अगर कोई शिकायत है जाके पुलिस वाले करें, मुजाहरा करें, ये उनका राइट है। दुरुस्त कहा राना साहब आपने, जो अदम बर्दाश्त का रवैया है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको बिल्कुल ख़राब करने की सिचुएशन जो है वो उसका मौका नहीं दिया जाएगा। अच्छा राना साहब ये बताइएगा कि हुकूमत परेशान दिखाई देती है, एक साथ इतने महाज हुकूमत के खिलाफ नज़र आ रहे हैं, या कह लें कि बहुत सारे चैलेंजेस का हुकूमत वक्त को सामना करना पड़ रहा है? नहीं, हुकूमत तो फिर होती इसीलिए है कि चैलेंजेस का सामना करे, वरना घर बैठ जाए जाके। और साइल भी हुकूमतों को ही पैदा करदा होते हैं ना, कोई ये तो नहीं है। लेकिन जब आप इक़्तिदार संभालते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारी है, या आप जिम्मेदारी मत संभालें। अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये जिम्मेदारी संभाली, ठीक है, फिर चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे जवाब दें। अवाम का गुस्सा है, बिजली के बिलों का है, जो जमात इस्लामी के अभी आप अपने रिपोर्टर से बात भी कर रहे थे, तो लोग के उस काज के साथ हैं कि उन्होंने एक महंगी बिजली का काज लिया है जो हर घर का है। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो हुक्मरानों से तवक्को यही होती है ना कि आप जो मर्जी कीजिए, हमारे मसले हल करें। लेकिन इशू ये आ रहा है कि हुक्मरानों के अखराजात बढ़ गए और आम आदमी के ऊपर टैक्स बढ़ गए हैं। तो फिर वो कैसे माने ये बात कि जी आपने कुछ अपने लिए ऐसा किया है कि आप तंग हुए हैं और हमें भी तंग कर रहे हैं, तो लोग दोनों से बर्दाश्त करते हैं। आप सब लग्जरी गाड़ियां भी लें, आपके कुछ अनासिर के बिजली के बिल भी हों, उनमें चाहे वो जजेस हों, चाहे वो बड़े सरकारी अफसरान हो, क्यों हो भाई, आप सब बराबर आए ना। फिर जब आम आदमी जो दिहाड़ीदार मजदूर है उससे आप हर तरह का टैक्स वसूल करते हैं, जो मुलाजमत पेशा है उसके ऊपर टैक्स बढ़ाए जाते हैं, तो फिर आपके हुक्मरानों के अखराजात भी कम होने चाहिए, अपनी मरात में इजाफा किए जा रहे हैं हम। बिल्कुल सही बात है कि इसीलिए फिर हुकूमत है मुश्किल में, तो भुगते और जवाब भी दे और हल भी करे। राना साहब, बानी पीटीआई कारकुनों को पैगाम भेजते हैं कि तैयारी कर लें, दिसंबर में हुकूमत हमारी होगी। इतने पुरएतमाद कैसे दिखाई दे रहे हैं वो? नहीं, ठीक बात है। अगर हुकूमत लेनी है वो तो दिसंबर से बहुत पहले ले सकते हैं। आज पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लें, कोशिश करें। अच्छा, आसिफ अली जरदारी और वो ये बैठ जाएं तो हुकूमत तो बन जाएगी ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी गारंटी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, इसलिए वरना तो नून भी शायद नहीं जा रही थी हुकूमत में, और पी पार्टी भाग रही थी हुकूमत से। वो चाह रहे थे कि पीटीआई संभाले, बार बार बिलावल तो कह रहे थे, लेकिन जब बिल्कुल इनकार हो गया पीटीआई की तरफ से कि नहीं, हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, आप और नून दोनों एक जैसे हैं जी, तो तब ये फायदा हुआ जिसमें सदारत ली, उन्होंने 2 सूबों की गवर्नरशिप ली, सेनेट लिया, मुख्तलिफ कमेटियां ली, तो ये हुक्मरान इत्तेहाद बना ना। इस तरह आप कैबिनेट हैं या नहीं है, आप हुकूमत का हिस्सा हैं, जिम्मेदारियां हैं। और पीटीआई अगर चाहती है इक़्तिदार लेना, तो एक ही सांस में कहते हैं नहीं, हम तो तब आएंगे जब हमें इलेक्शन ओरिजिनल रिजल्ट मिल जाएंगे, तो वो फिर ट्रिब्यूनल से आप फैसले करा लें। चाहे आप जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के जाए बगैर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन जाए और फुल कोर्ट बिठवा लें। अब नहीं बिठा रहे तो लोग कह रहे हैं 25 अक्टूबर के बाद बिठवा लें। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले जो जहन में है कि जी हम तो गए और हमें नशिस्तें दे दी गई, तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के बगैर फैसला करा ले। राना साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो इत्तेहाद नहीं हो सकता पीटीआई का, क्योंकि इससे पहले बानी पीटीआई की जानिब से भी ऐसे बयानात आए हैं, और ख़ुद पार्टी का माइंडसेट भी ऐसा है कि वो उसके साथ कोई इत्तेहादी जो है वो नहीं बनाना चाह रहे। बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब बात करते हैं तो हामिद खान साहब कह रहे थे कि ट्रिब्यूनल्स का पे उम्मीद है जिस दिन ये फॉर्म 45-47 वाले जो मामला थे ये हल हो गए, अगर काउंटिंग हो गई तो वैसे ही सादा अक्सरियत बन जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो आपको क्या लगता है कि इन हाउस तब्दीली आने के चांसेस हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन महीनों में, या फिर कबल इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं? एक छोटा सा फिक्र पहले सवाल पे आपके, जो आपने बल्कि तज्जिया दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ तो वो नहीं बैठेंगे, नहीं, ये ना आपके सियासत में कोई पता नहीं होता कब तज्जिया तो नहीं राना साहब, उनकी इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़, पीटीआई का मौक़िफ़ है। मैं यही कह रहा हूँ उस पर ना जाएं। वो तो चौधरी परवेज साहब को किस लकब से बुलाते थे, वो शेख रशीद को क्या कहते थे, वो एमकेएम के बारे में लंदन जाके कहते थे, वो सबके साथ बैठ गए ना। इक़्तिदार चीज ऐसी है, मजबूरी ऐसी है।
लिहाजा बिल्कुल आप इस ऐसे। पे ना रहें, वो नहीं होंगे। हाँ, आप फॉर्म 45 और 47 की करें। मलिक अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं सिर्फ हामिद खान साहब से कहूंगा कि उसका जवाब दे दें, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कहा मखसूस नेसेसरी मिली आपको, ओके डन। उसके बाद आपने टोटल पंजाब असेंबली में 25 लोगों के खिलाफ इंतखाबी हल्कों की उज़्रदारियां जमा कराई हैं, वो सारे ही आपके हक में आ जाएं। तो पंजाब गवर्नमेंट की अक्सरियत तो नहीं खत्म हो रही, तो आप इससे अंदाजा कर लें कि वो किस किस्म की बुनियाद पर ये सारे दावे हो रहे हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट अगर मरीम नवाज के पास और मरकज ये ले लें बिल्कुल पीपल्स पार्टी के साथ, तो फिर कहाँ खड़े होंगे? पंजाब है तो पाकिस्तान है ना। यही तो बुज़दार साहब को लाके और पाकिस्तान की तबाही करके इमरान खान ने आज रिजल्ट लिया हुआ है कि आपने एक अच्छे भले सूबे का बेड़ा गर्क किया, और अब आपके ऊपर हर तरफ से, अपनी पार्टी के अंदर से भी होती है कि वो एक गलत फैसला था। तो सोच लें कि अब आपने आइंदा क्या करना है, तैयारी करें, लोगों को बताएं टीम क्या होगी मेरी। रना साहब, क्या आपको लगता है कि इदारों से मुतालिक पीटीआई के लहजे में जो तब्दीली हम देख रहे हैं, अब मामलात बेहतर हो रहे हैं उनके आपस में? देखें, दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह करे कि सबके अंदर बेहतरी आए, सब एक एक कदम पीछे जी। लेकिन मेरी जो इन्फॉर्मेशन है ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, इसको रबिश भी कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं कि अंगूर खट्टे हैं, और जब कोई रास्ता नहीं बना और साइफर का केस बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम की तरफ है। आज 190 मिलियन वाला केस आज लगा हुआ है, और दो बड़े अहम गवाह हैं जिसके लिए जज ने आखिरी मौका दिया कि जो इन्वेस्टर हैं इस केस के, आज उनकी गवाही भी होनी है और उनके ऊपर जरा भी होनी है। और शायद ये भी मुमकिन है कि इसके बाद आगे चल के जो प्रोसिक्यूशन है यानी नैब, वो अपने बाकी कोई तकरीबन 16 गवाह हैं, शायद उनमें से काफी ड्रॉप कर दे, ताकि ये केस अपने मंतकी अंजाम की तरफ चला जाए, जिसकी तरफ कल अलीमा खान साहिबा ने भी इशारा किया, खान साहब भी किया, उनकी बेगम साहिबा ने भी किया कि ये हमें जो 10 रोजा रिमांड दिया गया ये इसलिए है कि हमें यहीं रख के ये दूसरे केस में 190 राना साहब, डीजीआईएसपीआर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार की गई थी और कहा गया था कि 9 मई के वाकयात की जिम्मेदारी अगर ली जाए, माफ़ी अगर मांगी जाए तो मामलात देखेंगे, फिर माफ़ी कबूल भी की जा सकती है। तो उसके बाद हमने देखा कि एक तब्दीली आई बानी पीटीआई के रवैये में भी कि 9 मई का जो एहतजाज था उसकी जिम्मेदारी इस तरह उन्होंने ली कि एहतजाज की बिल्कुल कॉल दी गई थी जीएचक्यू के बाहर, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई थी। और फिर मुख्तलिफ हलकों के बारे में इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि एक दोस्ती का हाथ कह लें कि वो बढ़ाया जा रहा है, दूसरी जानिब से हुकूमत भी परेशान दिखाई दे रही। तो आपको लगता है मामला हो सकते हैं पीटीआई के हक में? देखिए, जो कल खान साहब ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैंने ये जो तख्ती आए थे मेरे पास 9 मई के मुकदमात के, उनको भी कहा है कि मैंने ये कहा था कि जीएच के पास जाएं और पुरअमन मुजाहरा करें, लेकिन हमें सीसीटीवी फुटेज नहीं दे रहे। ये खुद रियासत के लोग थे जिन्होंने आग लगी, अपने इदारे तबाह किए, और उन्हीं होना चाहिए था वो बात भी खड़ा आके 2 दिन के बाद उन्होंने कोई रास्ता नहीं दिया कि आप कैसे जा सकते हैं और कैसे नहीं जा सकते। वो वहीं खड़े हुए हैं, मुश्किल में हैं, वो मिक्स सिग्नल देते हैं, उनको कोई रिस्पांस मेरे साथ में नहीं आया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, हमारे साथ मौजूद आसवाना साहब, और वो बता रहे थे सारी सूरत हाल के हवाले से अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मईशत की। तो मुल्क में सियासी चपकलिश के बावजूद मुल्क की मईशत के लिए हौसला अफजा खबरें सामने आ रही हैं, और आलमी इदारे फिच ने तकरीबन 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग इजाफा कर दिया है उसमें, और रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई है। हंगरी के वज़ीर आज़म ने भी पेशगोई की है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान आलमी ताकतों में शामिल हो जाएगा। दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 100 बेसिस पॉइंट में मजीद 1% कमी कर दी गई है, जिससे शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% तक आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक का ये दावा है कि जून 2024 में माहाना महंगाई की शरह 12.6% पर आ जाएगी, जबकि करंट अकाउंट खसारा कम होकर $30 करोड़ पर आ गया है। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। जी बिल्कुल, इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, आलमी इदारे फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान की तवील मुद्दती करेंसी रेटिंग CCC से अब CCC+ कर दी है। ये खबर मुल्क की मईशत के लिए कितनी हौसला अफजा है? खासी हौसला अफजा है। बात यह है जी कि असल इशू ये है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस मुल्क में आए, और जब रेटिंग ऊपर जाती है तो फिर वो इन्वेस्टर्स को मैसेज मिलता है कि अब सेफर है। अभी तक वो मैसेज
मिला नहीं था। इसके सही। बरक्स वो जो बाकी इशूज हैं बिजली के, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे लोकल इन्वेस्टर के लिए मुश्किल ही रहेगी। डॉक्टर साहब, शरह आपने सूद ये कम, भी बात की। जी जी, शरह सूद कम होने जी, से मैं शरह आम सूद के आदमी बारे के में- लिए क्या फायदा होगा, ये जरा आसान अल्फाज में समझाइएगा। जी जी, देखें, बात यह है कि शरह सूद एक एक पॉइंट कम होने से फायदा शायद ना हो, क्योंकि आम आदमी के लिए फायदा तो नहीं है, छोटे बड़े बिजनेसेस के लिए फायदा होता है कि वो फिर कर्जा लेके इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, मगर जब तक ये 12-14% पे नहीं आएगा, चीज़ें उस लेवल पे नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि कांस्टेंट होने की ज़रूरत है। शरह सूद को 22 से 20 लेके आए, अब आके 19.5 किया है, तो शायद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए या फॉरेनर्स के लिए तो कोई बहुत बड़ा मसला ना हो, मगर जो हैं स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स, उनके लिए अभी भी कर्जा मुश्किल है। ये हम तो समझते थे कि सिंगल डिजिट पे आ जाना चाहिए, मगर इन्फ्लेशन रेट की वजह से सेफ खेल रहा है स्टेट बैंक। मगर जो बात है कि वो इन्फ्लेशन जो है अब सिर्फ डिमांड पुल नहीं है, जिसकी वजह से शरह सूद ऊपर रखा गया, ये कॉस्ट पुश है। कॉस्ट पुश का मतलब ये है कि चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और बिजली है और गैस है और पेट्रोल है, वो महंगे हैं। तो मेरा ख्याल है कि और ज़्यादा कम करने की ज़रूरत थी चीज़ों की। सही है। बट एट द सेम स्लाइड तो नीचे आ रहा है उनकी, बट ये प्रोजेक्शन जो है वो छोटे कारोबारों के लिए अभी भी बहुत महंगा है सूद। ठीक है डॉक्टर साहब, ये कहिएगा CCC+ की जब हम बात करते हैं तो CCC से CCC जब होती है हमारी रेटिंग CCC+, तो उससे किस तरह से फायदा हो सकता है? जितनी भी जो गैर मुल्की सरमायाकारी है, क्या ये रेटिंग उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफी? देखें, रेटिंग तो बी पे जानी चाहिए। एक जमाने में बी पे थी पाकिस्तान की, तो काफी नहीं है, मगर हौसला अफजा तो है ना जी, कि ये तो दिखाया जा रहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके खदोखाल है वो रॉबस्ट होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट भी कम हुआ है, आपके जो है रिजर्व्स भी ज़्यादा हुए हैं। IMF ने भी आपको अभी वादे कर लिए हैं, अभी तो वो पूरे पैसे नहीं दिए उन्होंने, मगर जब तक ये भी पे नहीं आएगी, चीज़ें जो हैं वो शेकी ही रहेंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नर स्टेट बैंक के दावा कर रहे हैं कि जून 2024 में माहाना महंगाई की शरह कम होकर 12.6% पर आ गई है। महंगाई में कमी का दावा ये कितना दुरुस्त है? देखें, जो वीकली इन्फ्लेशन है वो तो बड़ी है, तो मुझे नहीं पता कि ये उन्होंने जो मैंने आपसे अर्ज की कि ये डिमांड पुल तो हो सकती है, क्योंकि मनी सप्लाई को कम किया है उन्होंने, सही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी रखी हुई है। मगर जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो तो आपको नजर आ रही है। बिजली के बिल इस दफा जो आए हैं वो बिजनेसेस को भी और कंज्यूमर्स को भी, अभी इस महीने से नए टैक्सेस लगेंगे, तो वो उनके जो ये ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर के मौजूद थे और वो मईशत के हवाले से बता रहे थे ये जितनी भी चेंजेस आई हैं इन पर उन्होंने अपना तज्जिया दिया। शर्मानो, आपको पता है आज दोस्ती का आलमी दिन, हाँ, फ्रेंडशिप डे, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आज मनाया जा रहा है। मैं आपके लिए अच्छी बातें लेकर आया हूँ और अपने नाजरीन के लिए भी अच्छी बातें। अच्छे दोस्तों को हमेशा अच्छी बातें मिलती है, अच्छी बातें और अच्छी यादें। हाँ। आपको याद है एक टाइम था जब दोस्त ग्रीटिंग कार्ड्स शेयर करते थे? यस, वो बड़ा अच्छा टाइम था, मेरे बचपन का टाइम था। हम लोग ईद पे और उसके अलावा इस तरह के फ्रेंडशिप डे पे हम ज़रूर कार्ड लिख के देते थे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड प्लीज़ ऐसे ही रहना हमेशा मेरे साथ। और वैसे इस दिन मनाने के जो एक रेफरेंस है वो ये भी है कि जो ग्रीटिंग कार्ड इंडस्ट्री है उसकी जानिब से ही ये मुतारिफ करवाया गया, शुरुआत की गई थी, ताकि तो हमारे कार्ड्स जो है वो बिकें। गुड आइडिया। और वो बड़ा अच्छा ट्रेंड था। आजकल वैसे अब डिजिटल कार्ड्स आ गए,
तो आजकल डिजिटली ही और वैसे invitation दे बहुत दिए सारे जाते हैं। दिन मनाए जाते हैं, मोहब्बत का दिन, मदर्स डे, फादर्स डे, लेबर डे और बहुत सारे दिन, तो इसमें फ्रेंडशिप डे तो ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वैसे वो एक अच्छी रिवायत थी, वो दोबारा बरकरार होनी चाहिए, क्योंकि वो जब आप हार्ड कॉपी में कार्ड शेयर करते हैं और आप कार्ड्स दे रहे जाते हैं तो वो एक कितने राब्ता बना सालों रहता है। तक आप देखते भी रहते हैं, कितने बिल्कुल सालों देखते बाद रहते हैं, आपको याद चीज़ रहती मिलती है। है। तो इस हवाले से रुबीना यूसुफ ने भी एक रिपोर्ट तैयार की है, वो अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। दोस्त बनाइए, जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी और उम्र भी बढ़ जाएगी। ये हम नहीं, साइंस कहती है। दोस्त हमारा वो पहला रिश्ता होते हैं जिन्हें हम खुद से चुनते हैं, और ऐसे दोस्तों की मौजूदगी जिनसे आप दिल की हर बात कह सकें। अच्छे सोशल कनेक्शन का ना होना या दोस्तों की कमी जल्द अमवात का बायस भी बनती है। और ये कहा जाता है कि अच्छे दोस्तों का होना जिंदगी के मुश्किल तरीन फेजेस से निकालना भी आसान बना देता है। दोस्त बनाना कोई आसान चीज़ तो है नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ये भी हमारा नहीं, साइंसी मशवरा ही है। आज दुनिया भर में यौमी दोस्ती यानी फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है। तो लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पर कौन किसका दोस्त है। क्या नाम है आपका? तौसीफ। तौसीफ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। कितने दोस्त हैं आपके? मेरे दोस्त नहीं मैं बनाता, क्यों दोस्त नहीं बना? दोस्त बेवफा होते हैं। किसने धोखा दिया? ये दुनिया मतलब की है, ठीक है। जिसको मतलब के पैसा देते रहो वो दोस्त है, पैसे कोई दोस्त नहीं है। नई दोस्ती में तो बेतकल्लुफ लॉस होती है, इसमें कोई फायदा सब नहीं झूठ होता। है, सब झूठ है। कभी हमने आजमा के देखा है, दोस्ती के नाम पर किसने लूटा आपको? बहुत लोगों ने। चलिए कुछ सुनाए आप जरा, ये जो बेवफा दुनिया है इसके लिए। छड़ दिला मेरे जे ओदा सर ही गया, किने तैनू पुछना जे तू मर भी गया। गल मेरी चुभूगी जरा सुन के ता जा, अज मेरी गल दा तू सा करके ता जा। अगर आपने इन्हें एक लाइन में ऐसे डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? यार हमारा जान भी कुर्बान इसके ऊपर, अच्छा, जान भी कुर्बान है। वैसे हम और कुछ नहीं कह सकते। दोस्ती ज़्यादा आदमियों की अच्छी होती है या फीमेल के साथ अच्छी होती है? दोस्त फीमेल के साथ तो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, जिस तरह ये है इस तरह शेरों के साथ अच्छे होते हैं। ये दोस्ती इसके साथ अच्छी होती है। वैसे अगर आपने चूज़ करना हो तो मोहब्बत या दोस्ती? दोस्ती। आप यहाँ पर क्या करने आए हुए? मैं दोस्तों के साथ था, फ्रेंडशिप डे था तो वो सेलिब्रेशन मनाने आए थे। ज़बरदस्त, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू, आपको भी। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर मतलब कितने दोस्त हैं आपके अब तक? अनलिमिटेड फ्रेंड तो हैं, उनको तो काउंट नहीं कर सकते, नहीं कहा बता जाता सकता। है जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब हैं, लेकिन काफ़ी दोस्त हैं। नहीं, ये उनकी मोहब्बत है। कोई एक ऐसा दोस्त जो आपको रिश्तेदारों से भी ऊपर हो, जब कोई आप पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो आपको वही याद आता है। क्या कह सकते हैं आप, मेल में पूछना चाह रहे हैं, फीमेल पूछना चाह रहे दोनों जो आपका कोई एक दोस्त है, ऐसा है? हैं? एक तो नहीं है, ज़्यादा ही। मैं तो कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से मुझे दी हुई एक नेमत है। दोस्ती क्या होती है? दोस्ती भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि इंसान अपनी जो बिल्कुल दिल की अंदर की बात होती है वो कर लेता है इंसान। ज़बरदस्त। क्या जो एक लाइफ पार्टनर है वो एक अच्छा दोस्त बन सकता है, क्यों नहीं? आपका है? हाँ जी बिल्कुल। ज़्यादा दोस्ती गर्ल्स के साथ अच्छी है या फिर आदमी के साथ ही? मेरे ख्याल से तो आजकल बॉयज़ के साथ। कि एक ऑपोजिट जेंडर की दोस्ती अच्छी नहीं है? नहीं, वो ज़्यादा सिंसेयर होते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपने चूज़ करना हो दोस्ती को चूज़ करेंगे या मोहब्बत को? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। आपको एक चूज़ तो करना पड़ेगा। देखिए, अगर ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हो जाती है तो फिर मोहब्बत को ऑब्वियसली। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपको भी हैप्पी। आपके कितने दोस्त हैं? मेरी बहुत सी दोस्तें हैं। कोई एक दोस्त का नाम लें आज। मेरी बचपन में एक दोस्त हुआ करती थी, फरजाना। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। हुआ मुझे करती बड़ी थी याद क्या है। मतलब? मतलब अभी इस तरह के हमारी शादियां हो गई तो उसके बाद फिर बच्चे और फैमिलीज और इस अच्छी दोस्ती लेकिन का क्या मतलब है? अभी भी हाल में भी बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छी दोस्ती ये है कि एक दूसरे के बंदा ऐसी बातें शेयर करता है जो कि अपने घर में नहीं शेयर कर सकता, अपने वालिदैन से नहीं शेयर कर सकता, अपने बच्चों से भी नहीं कर सकता, इवन कि अपने जो लाइफ पार्टनर होता है बंदा उससे भी नहीं शेयर कर सकता। और जो अच्छा दोस्त हो मेरा ख्याल है उससे हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। क्या जो एक लाइफ पार्टनर वो एक अच्छा दोस्त नहीं बन सकता? अच्छा दोस्त वो नहीं, वो बस मियाँ मियाँ ही रहता है, वो अच्छा दोस्त नहीं बन सकता।
जैसा कि आज दुनिया भर में फ्रेंडशिप डे मनाया जा रहा है और हमने लोगों से बात की, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दोस्तों के साथ ही फ्रेंडशिप डे को मनाने यहाँ पर आए हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोस्ती को पसंद नहीं करते, उनका जरा भरोसा टूट गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अब हैं जो कि तन्हा रहते हैं। तन्हा रहने से बेहतर है कि दोस्त बनाएं। अगर आपका कोई करीबी दोस्त नहीं भी है तो कॉफ़ी शॉप पर बैठे, बस स्टॉप पर जाते, या फिर कोई आपका नेबर है तो उनके साथ बात करें, शायद उन्हीं में से ही आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो। तो तन्हा रहने से तो 1000 गुना बेहतर है कि आप किसी अजनबी से बात करें, अपनी दोस्ती बढ़ाएं और आज करें फ्रेंडशिप डे को एंजॉय। क्या बात है जी, फ्रेंडशिप डे। इसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमाना है कि दुनिया ये समझती है कि जिसके पास पैसा नहीं वो गरीब है, हकीकत में जिसके पास सच्चा दोस्त नहीं वो गरीब है। वाह वाह वाह, बड़ी तो खूबसूरत सच्चा दोस्त बहुत बड़ी नेमत है। वैसे अभी जिस तरह का एक छोटा सा सर्वे भी रुबीना ने किया और वहाँ पर पार्क में मौजूद लोगों से वो पूछ रही थी कि ऑपोजिट जेंडर में दोस्ती अच्छी रहती है सेम जेंडर में, आपको क्या लगता है? सेम जेंडर में। सेम जेंडर में, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आपके लिए आसान भी होता है और चीज़ें भी आपकी काफ़ी मिल रही होती हैं, फैमिली भी उससे इजी रहती है, आपके साथ जो रिलेटेड लोग होते हैं वो भी आपके साथ इजी रहते हैं क्योंकि कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया और ज़्यादातर लोग भी ये कहते हैं कि जो बंदों की आपस में दोस्ती होती है ना, वैसे ही खवातीन की दोस्ती नहीं होती। खवातीन की वाकई खवातीन अगर दोस्त होना चाहे तो बहुत कोई 100 में से एक हो सकती है। और मैंने अभी तक ये देखा खवातीन की जो बचपन की दोस्तें हैं ना वो अच्छी वाली दोस्तें होती है, जो बाद में प्रोफेशनल लाइफ में आती है ना फिर कहीं ना कहीं जेलसी होती है। बॉयज में ऐसा होता है कि अगर दो बॉयज ने सेम जूते पहने हैं या सेम ड्रेस पहनी है तो वो कहते हैं वाह सेम टू सेम, और लड़कियों ने अगर पहने ये क्यों पहना ये। और लड़कों का मतलब क्या होता है कि लड़कों को अगर आप फोन भी करते हो, लाइक अपने भाई या फिर अपने शौहर के दोस्त को फोन करते हो, कहाँ पे वो नहीं पास होगा, वो मेरे पास ही है, ये बैठा हुआ है, बस मैं करवाता हूँ बात। बस इसी तरह 10-15 मिनट गुजार के फ़ोन बंद करके और अगले से आपको कॉल करवा देगा। और दोस्त अगर लड़की को कॉल करे, उसको पूछे कि वो लड़की कहाँ है, वो तो पूरा बता देगी। वो डर के कहेगी मेरे साथ तो कभी थी नहीं, वो तो मैंने इसको स्कूल में या कॉलेज में अकेले छोड़ दिया था। तो लड़कों की दोस्ती मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा पक्की होती है। तो ख़वातीन को भी इस तरह से दोस्ती रखनी चाहिए। बहनों की दोस्ती बहुत अच्छी होती है। मेरी बहनों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मैं समझती हूँ कि वो दोस्ती ऐसी है कि उसमें आपको इनसिक्योरिटी नहीं वैसे ये भी एक अच्छी बात है, बहन भाइयों के साथ भी एक अच्छी दोस्ती हो सकती है। कुछ लोग इस पे बिलीव नहीं करते हैं और इवन के लाइफ पार्टनर्स, बहनें जो जिंदगी के साथी हैं, हस्बैंड वाइफ भी आपस में उससे अच्छे दोस्त कोई नहीं होते। आपका बेस्ट फ्रेंड आपका शौहर है या आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी वाइफ है, क्योंकि वो आप एक दूसरे के साथ इतने क्लोज हो और आपकी जो चीज़ें हैं वो अगर आपके दरमियान रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय ये कि आप उसकी बातें जाके किसी थर्ड पर्सन से करें और थर्ड पर्सन वो कहीं और जाके बातें करें कि ये तो अपने शौहर या अपनी बीवी के बारे में इस तरह के तासुरात। तो अच्छे और मुखलिस दोस्त होना ये भी खुदा ताला की नेमत है। अपने दोस्तों से मोहब्बत करें, बिल्कुल अपने दोस्तों का ख्याल रखें। और आज तो फ्रेंडशिप डे है तो आज इस दिन को सेलिब्रेट भी करें, उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट्स भी भेज सकते हैं आप। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, अच्छी खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की बाहिम्मत खवातीन अब दुनिया में किसी से कम नहीं है। वतन अजीज की एक और बाहिम्मत खातून ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर ली है। बताया जा रहा है कि वादी हुंजा के गांव शमशाल की सुल्ताना बीबी ने गुज़िश्ता सुबह 8611 मीटर बुलंद चोटी को सर किया, जिसके बाद वो K2 को सर करने वाली तीसरी पाकिस्तानी खातून बन गई हैं। सुल्ताना ने नामवर कोहपेमा सरबाज अली की निगरानी में K2 को सर किया। बिल्कुल, सुल्ताना बेबी से पहले समीना बेग और नायला कयानी इस चोटी को सर कर चुकी हैं। हम कोशिश करेंगे कि सुल्ताना बेबी की सुनो पाकिस्तान में आपसे मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि सुनो पाकिस्तान की कोशिश होती है कि जो पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन करता है या दुनिया में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करता है तो हम ज़रूर उसको सुनो पाकिस्तान में दावत देते हैं और आप तक लेकर आते हैं ताकि अपने हीरोज़ को पहचाने। और अपने हीरोज़ को जब आप पहचानते हैं, उनकी दादरसी करते हैं, उनको अप्रिशिएट किया जाता है तो खुशी होती है और उससे पाकिस्तान को मज़ीद इस तरह के हीरोज़ सामने आएंगे। और सुनो पाकिस्तान अपनी रिवायत तो भी बरकरार है कि हम पाकिस्तान के वो तमाम सितारे जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं इन ट्रू मीनिंग, उन्हें हम आपसे मिलवाते भी हैं। तो कंग्रेचुलेशन जी, ये हमारी पाकिस्तान की असल में हीरो हैं। नाजरीन अब खेलों के हवाले से कुछ खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो आइंदा माह अगस्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इससे पहले टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी स्क्वाड पर गौर जारी है और टेस्ट स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापसी के बाद टेस्ट स्क्वाड पर हतमी मुशावरत करेंगे, जिसके बाद टेस्ट सीरीज़ की तैयारी के लिए ट्रेनिंग कैंप अगस्त के दूसरे हफ्ते में लगाया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी में शुरू होगा। इतलात ये भी हैं कि कई सीनियर खिलाड़ी फॉर्म और फिटनेस की बुनियाद पर टीम में जगह बरकरार नहीं रख सकेंगे।
उधर ऑस्ट्रेलिया के शहर डार्विन में खेले जाने वाले दूसरे 4 रोजा मैच में बांग्लादेश ए ने पाकिस्तान शाहीन्स को ड्रामाई अंदाज में सिर्फ 5 रन से शिकस्त दे दी है और सीरीज 1-1 मैच से बराबर हो गई। इसी तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स अज़ियाकार यहया हुसैनी। वेलकम करते हैं आपको यहया, कैसे हैं आप? और अभी कौमी टेस्ट स्क्वाड में क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं? सबसे पहले तो आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ये जो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल की जहां तक बात है, बहुत सारी हलचल हो चुकी है, बहुत सारी हलचल अभी होना बाकी है। पाकिस्तान रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तान शाहीन के साथ। वो आ रहे हैं पाकिस्तान और साथ साथ टेस्ट टीम के जो कैप्टन है शान मसूद, वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। वो भी अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं और जब ये दोनों पाकिस्तान आ जाएंगे तो फिर टीम मैनेजमेंट के साथ और सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुमकिन टेस्ट स्क्वाड के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह भी आप बात कर रहे थे कि अहम खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को इस सीरीज में आराम दिया जा सकता है जी। तो बाज़ाहिर मुझे ऐसा ही लगता है कि अगर आपका इशारा बाबर आजम की तरफ है, मोहम्मद रिजवान की तरफ है, तो फिलहाल मुझे लगता है कि टेस्ट स्क्वाड में तो शायद ये दोनों जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे, बट शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अभी इब्हाम मौजूद। तो आपको क्या लगता है कि फिटनेस पर इन लोगों को क्या रेस्ट दिया जाएगा? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ग्लोबल T20 लीग के लिए शाहीन, रिजवान और बाबर का NOC जो है वो वापस ले लिया था। और जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि बाबर और रिजवान टेस्ट टीम में होंगे, लेकिन अभी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना है या नहीं खिलाना, अभी इस बात का फैसला नहीं हुआ। ओके। और ये भी बताएगा कि स्क्वाड कब तक फाइनल हो जाएगा, कब तक मुतवक्के है और कौन कौन सी अहम तब्दीलियां आप देख रहे हैं कि ये हो सकती हैं? जिस तरह मैंने आपको बताया कि शान और जेसन गिलेस्पी जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते में पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर टीम मैनेजमेंट के साथ वो बैठेंगे। इब्तिदाई नामों पर जरूर गौर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जो पाकिस्तान शाहीन्स की टीम मौजूद है, उसमें 1-2 खिलाड़ी जो हैं वो इस टीम का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान टीम में कोई नए खिलाड़ी शामिल होंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया कि अबू हुरैरा हो गए या साहबजादा फरहान हो गए, फिर मोहम्मद अली जो फास्ट बॉलर है, दाएं हाथ के तेज बॉलर जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए खेलते हैं, वो भी जो है वो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में उमदा बॉलिंग करते रहे हैं, तो वो भी टेस्ट टीम में शमूलियत के मजबूत उम्मीदवार हैं। बट ऑन द अदर साइड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीम में कोई बहुत ज्यादा उखाड़ पछाड़ होगी, तो इस बात का मैं शायद आपको कहूंगा कि इम्कान कम है। और यही अभी जेसन गिलेस्पी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है पाकिस्तान शाहीन्स के साथ, तो उनकी मौजूदगी की क्या वजह है वहां पर? वो वहां पर किस लिए इसी तरह ही सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं? देखिए, जेसन गिलेस्पी पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट के साथ एसोसिएट हुए और मुख्तसर क़याम उन्होंने पाकिस्तान में किया, कराची आए, उसके बाद वो लाहौर गए, टीम मैनेजमेंट के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक के साथ मिले, जो व्हाइट बॉल टीम के कोच है गैरी कर्स्टन, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के साथ उनकी मुलाकात हुई और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल टीम के कोच जेसन गिलेस्पी, व्हाइट बॉल टीम के कोच गैरी कर्स्टन, दोनों को जो है वो फ्री हैंड दिया है कि आप अपने फैसले करने में जो है वो आज़ाद हैं। लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने साथ साथ ये भी कहा कि अच्छी, मुतवाज़िन और तगड़ी टीम आपने जो है वो तश्कील देनी है। जहां तक आपका सवाल है कि जेसन गिलेस्पी क्यों ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान शाहीन्स के साथ मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों की बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे थे, क्योंकि वो 4-डे क्रिकेट को मॉनिटर कर रहे थे। अब जब पाकिस्तान शाहीन जो है वहां पर T20 क्रिकेट या 1-डे क्रिकेट खेलेगी, तो जेसन गिलेस्पी वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। तो वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जरा देखना चाहते थे, उन खिलाड़ियों को देखना चाहते थे जो नौजवान खिलाड़ी हैं, इसीलिए वो ऑस्ट्रेलिया गए। ठीक है, अभी यही है जैसे कि आपने भी बताया कि गिलेस्पी वहाँ पर असेस कर रहे हैं सिचुएशन को और देख रहे हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स की परफॉर्मेंस कैसी है। मोहम्मद हुरैरा की परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है, बांग्लादेश ए के खिलाफ उन्होंने स्कोर किया है, तो क्या लग रहा है जगह बना पाएंगे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बड़ी उम्दा कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। साहबजादा फरहान डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान शाहीन्स का उनको आखिरी लम्हात में कैप्टन बनाया गया। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की मुमकिन टेस्ट टीम में शामिल होते हुए दोनों को। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान टीम में किसी बड़ी तब्दीली की, मैं एक बार फिर आपको कहूँगा, फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई टीम में बड़ी तब्दीली होगी। बड़ी तब्दीली होती कि बाबर आजम को आराम कराया जाता, मोहम्मद रिजवान को आराम कराया जाता, फिलहाल इस बात के इम्कान।
अच्छा या अब पेरिस ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। मुकाबले अभी भी जारी हैं। अभी तक पाकिस्तानी एथलीट्स ने जिन जिन मुकाबलों में भी हिस्सा लिया है लास्ट पोजीशन पर ही आए हैं। तो ये इतनी ज़्यादा तबाहाली खेलों की क्या समझते हैं, जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार हम सब हैं, हुकूमत पाकिस्तान है, खेलों की फेडरेशन है, और इंतहाई अफसोस के साथ शहरबानों मुझे ये कहना पड़ता है कि हर 4 साल के बाद लोग जिस तरह नींद से बेदार होते हैं ना, इस तरह लोग जाग जाते हैं और वो ये पूछने लगते हैं कि जी पाकिस्तान के सिर्फ 7 एथलीट जो हैं वो ओलंपिक मुकाबलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए, बात दरअसल ये है कि ओलंपिक मुकाबलों पर दुनिया भर की तवज्जो मबजूल होती है, मरकूज होती है, और वो 4 साल इस ओलंपिक की तैयारी नहीं करते, वो सालों इन ओलंपिक्स की तैयारी करते हैं, अपने खिलाड़ियों को जो है वो तैयार करते हैं, गैर मुमालिक तरबियत के लिए भेजते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है, और हमारे पास जो सोशल मीडिया पर वीडियोस बन रही हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, लेकिन किसी को मैं अगर ये कहूँ कि जो ओलंपिक का व्हाइट झंडा है जिसमें 5 दायरे हैं, उन दायरों के बारे में भी नहीं पता होगा। इंतहाई माजरत के साथ पाकिस्तान में कितने खेल खेले जाते हैं ये तक लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बातें करने में आपको पता है कि सब बड़े मास्टर हैं। तो लोग लेकिन ये यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया तज्जिया निगार तो फिर घर घर में मौजूद है ना, वो तो फिर निकलते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि जी वो मुल्क जो है उसके तो सिर्फ 2.5 लाख लोगों की आबादी पर मुश्तमिल है, 2.5 करोड़ लोग उस मुल्क में, और उनके 6 एथलीट आ रहे हैं। तबाहाल फलस्तीन जो कि इस वक्त इसराइल की जारियत बर्बरियत का शिकार हुआ है, उनके एथलीट भी इन ओलंपिक मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि हमारे पास खेलों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी आप देखिए कि 38 करोड़ रुपए स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो है वो हुकूमत वक्त को वापस कर दिए, लेकिन उन्होंने फेडरेशंस को देने की जहमत गवारा नहीं की। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का जो स्पोर्ट्स बजट है वो 900 करोड़ रुपए है। उन्होंने स्लोगन रखा है खेलो इंडिया, और मामला यहाँ पर यह है कि हमारे पास अगर कोई बमुश्किल एथलीट जीतकर जो है वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर या हादसाती तौर पर कहीं चैंपियन बन के आ जाता है, तो मीडिया जो है उसको हेडलाइन में इतनी बार चलाता है कि सदर, वजीर आजम, आर्मी चीफ, गवर्नर, वज़राए आला उस खिलाड़ी से मुलाकात करते हैं, और वो खिलाड़ी फिर भूल जाता है कि भाई इससे मुलाकात ये लोग क्यों कर रहे हैं। तो बिल्कुल, मेरा सवाल भी इसी से रिलेटेड था। साइड में हमारे सुनो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के सेगमेंट में हम तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर ऐसे यंग टैलेंट को अपनी आवाम से मुतारिफ करवा रहे होते हैं कि जो अपने दम पर ही गोल्ड मेडल जीत कर आ रहे हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैनेजमेंट या हुकूमती सतह पर उनके लिए क्या किया जा रहा है, तो उन खुद प्लेयर्स का जवाब ये होता है कि जी हमने खुद किया, खुद स्पॉन्सर्स इकट्ठे किए, हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। देखिए, बात दरअसल ये है कि जिन खेलों को आप हाईलाइट कर रहे हैं और जिन खेलों में आप बात कर रहे हैं कि हमारे एथलीट बाहर मुल्क में जा रहे हैं, वो खेल ओलंपिक में शामिल ही नहीं होते। अब आपको मैं बताऊं कि ब्रेक डांस जो है उसको भी ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। लेकिन जिन खेलों में हमारे लोग जा रहे हैं अपनी मदद आपके तहत मेडल लेकर आ रहे हैं, उन खेलों का दुनिया में कोई नामो निशानी नहीं है, वो खेल ओलंपिक का हिस्सा ही नहीं होते। और ये लोग जो जा रहे हैं और जो बता रहे हैं कि जी हम अपनी मदद आपके तहत जा रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि पावर लिफ्टिंग के खेल के ऊपर बड़ी बात होती है, वेट लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल है, पावर लिफ्टिंग ओलंपिक में शामिल नहीं है। तो बात दरअसल ये इस अवेयरनेस की भी लोगों को जरूरत है। मार्शल आर्ट में बहुत सारे खेल हैं, उन खेलों की भी जो है वो सरपरस्ती नहीं हो रही। मैं बिल्कुल मानता हूँ अकरबा परवरी है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि दोस्ती यारी का कल्चर है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि खेलों की फेडरेशन जो है वो मुतवाज़ी फेडरेशन बनी हुई है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन स्पोर्ट्स बोर्ड का जो किरदार है वो इंतहाई मायूस कुन है। लेकिन अभी आप देखिए कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि बैनुल-सूबाई राब्ते के मुशीर की हैसियत से कुछ दिन पहले बड़ी बातें कर रहे थे कि जी खेलों की फेडरेशन में रिटायर्ड लोग मौजूद हैं, बड़ी बातें कर रहे थे कि जी हमारे जो फेडरेशन के ओहदेदार हैं और वो जनाब एथलीट को तैयार करें बड़े मुकाबलों के लिए, वो खुद पेरिस ओलंपिक में चले गए हैं। तो आपको ये पूछे कि राना सनाउल्लाह साहब जो पेरिस ओलंपिक में गए हैं वो क्या करने के लिए गए हैं, उनका पाकिस्तान को क्या फायदा पहुंचेगा, लेकिन कोई नहीं पूछेगा ना। तो बात दरअसल ये है कि जब अंधेर नगरी चौपट राज होगा तो फिर ऐसे ही चलेगा। तो या ऐसे कौन से इकदाम करने की हमें हुकूमती सतह पर ज़रूरत है कि हम जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको बताएं कि ये जो खेल आप खेल रहे हैं इसको थोड़ा मोल्ड कर लें या दूसरे वाला खेल लें तो आप ओलंपिक्स में आ जाएंगे और आप पाकिस्तान का नाम मजीद रोशन करेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी है और कितनी ज़रूरत है इन तमाम इकदाम की?
देखिए, कोई शक नहीं है इसमें कि हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। वो आपने सुना होगा ना कि जिस मुल्क में मैदान आबाद होते हैं उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। हमारे तो मैदान वीरान है, अस्पताल आबाद हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि कितना मायूस कुन रवैया है हमारी हुकूमत का भी स्पोर्ट्स के मामले में, और आगे से जो हमारी आवाम है वो भी इस चीज़ को नहीं समझ सकती कि ओलंपिक्स में कौन कौन से खेल हैं और वो हमें खेलने की बहुत ज़रूरत है। अब कुछ बात करेंगे गाड़ियों पर आए टोकन टैक्स के हवाले से, जिसमें 1 जुलाई से इजाफा कर दिया गया है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब की जानिब से आवाम में टैक्स आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए गए हैं। इसके अलावा गुज़श्ता कई सालों से सारिफीन की जानिब से रकम अदा करने के बावजूद गाड़ियों और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट्स का हसूल भी एक मसला बना हुआ था, जो अब हल होना शुरू हो चुका है और लोगों को नंबर प्लेट्स मिलना शुरू हो गई हैं। तो इसी तमाम तर मामले बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन लाहौर आसिफ चौधरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसे हैं आप? वेलकम सर। तो आसिफ साहब बताइएगा, एक्साइज किस तरह से काम कर रही है, टैक्स कितना इकट्ठा हो गया अब तक? मैं जी लाहौर एक्साइज टैक्सेशन का जो मोटर व्हीकल्स है विंग है उसका हेड हूँ। तो हमने जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर उसमें 21 अरब रुपया इकट्ठा किया, जिसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए। उन 21 अरब की जो बाइफर्केशन है, 11 अरब 60 करोड़ रुपया प्रोविंशियल टैक्सेस है और तकरीबन 11 अरब और 60 करोड़ रुपया प्रोविंशियल थे और तकरीबन 9.25 अरब रुपया जो है वो फेडरल है। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ तरीके ऑप्ट किए, जिसमें हमने पहली दफ़ा जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस हैं उनको ऑप्ट किया और गाड़ियों के व्हील लॉक मुतारफ़ करवाए। चूँकि लॉ में प्रोविजन है कि कोई भी एक्साइज इंस्पेक्टर या उससे बड़े रैंक का बंदा किसी भी ऐसी गाड़ी को जिसका टैक्स अदा नहीं उसको अनलिमिटेड पीरियड के लिए स्टेशनरी यानी रोक सकता है। उसके अलावा जो बड़ी गाड़ियाँ उसके लिए हमने संगल मार ऑपरेशन शुरू किया और स्पेशली जो लाहौर के पोश एरियाज़ हैं, DHA, मॉडल टाउन, EM नहर किनारे जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं और जो लाहौर के नोटेबल के मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि पहली दफ़ा पंजाब एक्साइज ने मोटरवे से मिल के, वार्डन हमारे जो भाई हैं उनसे मिल के हमने जॉइंट एक्सरसाइज की। अभी हम नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ आई 2 बजे मीटिंग है, तो वो भी कलेक्टर कस्टम से हमारी मीटिंग है। तो ये मुख्तलिफ और इसके अलावा मुख्तलिफ वेंचर्स थे, जिसमें पहली दफ़ा जो बड़ी मसाजिद हैं उसके मेंबर्स से हमने जुम्मा के खुतबात में उलमा इकराम ने लोगों से इस्तदा की कि वो पैसे दें। जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसी तरह जो मतलब और सोशल नोटेबल्स हैं, सियासी लोग हैं, सही, तो उनसे जब हमने रिक्वेस्ट की, साथ हमने पम्फलेटिंग की, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या जैसे आज आपके प्रोग्राम में बैठा हूँ, तो जब ये मिला कि हमने ये मुख्तलिफ एंगल से ये एक्सरसाइज की तो उसका नतीजा ये निकला कि 35% जो न्यू गाड़ियों की प्रोडक्शन है वो इस साल कम थी, लेकिन हमारा जो टारगेट्स है लाहौर एक्साइज मोटर व्हीकल्स ब्रांच ने पूरे पंजाब की मोटर व्हीकल टारगेट का 60% और जो पूरे पंजाब एक्साइज के डिफरेंट लेवीज़ का टैक्स था उसका हमने तकरीबन 26% सिर्फ लाहौर एक्साइज ने दिया है मोटर व्हीकल से। तो ये चौधरी आसिफ साहब, क्या वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में जो टैक्स ना दहिंदगान है वो मौजूद हैं? लाहौर जैसे शहर में, मेट्रोपॉलिटन बड़ा शहर है, पढ़ी लिखी आवाम है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है वैसे भी कि टोकन टैक्स पे करना चाहिए, या इवन नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की जैसे आप बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, क्यों इतनी बड़ी तादाद में है? असल में यहाँ आपको पता है कि टैक्स कंप्लाइंस का कल्चर नहीं है, लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है, बल्कि एक खाम ख्याली ये है कि जी हम टैक्स क्यों दें, में मिलता क्या इसके बस। तो चूँकि कंप्लाइंस का कल्चर नहीं, आप देखें ना, उसी वजह से हम बाहर से जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उनसे मतलब कर्ज दर कर्ज ले रहे हैं। सही है। तो इसी सिलसिले में हमने जब कोर्स मेजर्स लिए, थोड़ी सख्ती की और साथ में हमने ऑन बोर्ड किया जो नोटेबल्स हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, बल्कि आप यूँ देख लें कि लॉट ऑफ जो हमारे स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स हैं और इवन फिल्म स्टार्स हैं, बिल्कुल उनकी गाड़ियाँ भी बंद हुई, TV स्टार्स हैं, उनसे भी जब हमने उनको रोका, अगर तो सेलिब्रिटी से गाड़ी बंद हुई, हाँ जी, अगर तो उनका पेड था तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि चूँकि ये हम ओवरऑल एक नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हैं
तो आप हमारा जो मैसेज है वो अगर आप देंगे तो ये मतलब एक बहुत बड़ी तादाद आपकी फ़ैन है, तो वो लोग डेफिनेटली आपकी बात मानेंगे। मैं मतलब चंद नाम लेना चाहता हूँ। क्रिकेटर्स में आपने देख लें, नसीम शाह साहब थे हमारे, जो इसके अलावा उमर अकमल साहब हैं, इसके अलावा हमारे जो कप्तान हैं उनको शान थे, लाइक दैट इफ्तिखार ठाकुर साहब थे, तो शेर मियां इकबाल थे। ताउन किया जी बिल्कुल, मैं उनका यहाँ आपके इस चैनल के तवज्जुह से मैं बड़ा मशकूर हूँ कि ना सिर्फ उन्होंने जो चंद एक हमारे जो स्टार्स हैं, अगर वो डिफ़ॉल्ट थे, उन्होंने मौके पे ना सिर्फ टैक्स अदा किया, बल्कि उन्होंने पंजाब एक्साइज का जो मैसेज था कि अपने टैक्सेस दे, मुल्क के लिए टैक्सेस दे, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनके लिए टैक्स। अभी आपने बात की, सेलिब्रिटीज़ का नाम लिया, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई डिफ़ॉल्ट बाय चॉइस या जानबूझ से किसी ने किया हो, ये भी हो सकता है कि तारीख याद ना रही हो या और कई मसाइल होते हैं जिसकी वजह से इल्म ही नहीं कई बार होता कि इतना टैक्स पे करना था, तो इस तरह से भी वजूहत होती हैं। मैं बिल्कुल लोग सर ये गिला शिकवा भी करते हैं, जैसे मौके पे आपने बताया संगल मार ऑपरेशन और दूसरे लॉक्स हैं कि मौके पे आपने लॉक कर दी गाड़ी, तो फिर किस तरह से उनको कोई फैसिलिटेट किया जाता है? नहीं, उसमें असल में सर हमने उसके लिए बाकायदा पहले एक अवेयरनेस कैंपेन की है, नोटिसिंग की है, PITV से बल्क में मैसेज छोड़े हैं और सोशल और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया अखबारात में हमने इश्तिहार दिए हैं। तो हमने आप यूँ कह लें कि यकायक ये काम नहीं किया। पहले हमने प्रॉपर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, बल्कि अखबार में हमारा जो इश्तिहार आता था उसमें हमने लिखा हुआ था कि ये जो मोटर टैक्सेशन एक्ट है उसके सेक्शन 11 का इसको नोटिस तस्वर किया जाए, यानी उसका मतलब ये है कि उसके बाद हम आपको पकड़ सकते हैं, आपकी गाड़ी को हम व्हील लॉक कर सकते हैं। अच्छा, मैं दोबारा पिछली बात पे आऊँगा कि मैं आपके चैनल की तवज्जो से हमारे जितने स्टार्स हैं मैं उनका बड़ा ममनून हूँ कि विदाउट उन्होंने एनी हेजिटेशन सख्त गर्मी में ठंडी गाड़ी से उतर के सब कुछ किया। हाँ जी, उन्होंने हम पंजाब एक्साइज का जो मैसेज है वो उन्होंने मतलब दिया, जो फिर हमने वायरल किया। ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, अभी नंबर प्लेट्स का मसला बना हुआ था लाहौर में कोई गुज़श्ता 3-4 साल से, अब ये पता चला है कि नंबर प्लेट्स जो हैं वो तो आ चुकी है, तकसीम कैसे होंगी? जी, नंबर प्लेट्स की जो फरामी है उसमें थोड़ी लीगल कुछ इश्यूज थे जो अभी रिजॉल्व हुए हैं। तो लाहौर एक्साइज को जो मोटर कार्स की तकरीबन 66,000 नंबर प्लेट हैं वो कल तक मिल चुकी हैं। अभी मैं उसी सिलसिले में हम बात कर रहे थे, GPO से कल हमारी मीटिंग थी, तो GPO को हम बल्क में एड्रेसेस हमने निकाल लिए हैं, GPO को हम बल्क में ये नंबर प्लेट देने चाह रहे हैं और ये जो नंबर प्लेट हैं ये एट डोर स्टेप हम देंगे। बल्कि मोहतरम डायरेक्टर जनरल साहब ने एक हेल्पलाइन इस सिलसिले में कायम की है 1035 1035, जिस पे अगर किसी बंदे की गाड़ी की नंबर प्लेट उसको नहीं मिल पा रही, स्पेशली मोटर कार्स की, चूँकि मोटर कार्स इसमें 4 कैटेगरीज होती हैं, सरकारी हैं, नॉन सरकारी जो सेमी गवर्नमेंट अदारे हैं, कमर्शियल हैं, मोटर बाइक्स हैं और मोटर कार्स हैं। मोटर कार्स चूँकि उस सिलसिले में चूँकि गाड़ियों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो लोगों का बिजनेस भी है और लोग खुद भी लॉ अबाइडिंग है, तो वो कंप्यूटराइज हमारी जो नंबर प्लेट है पंजाब एक्साइज की वो लेना चाह रहे थे। अच्छा साहब, अभी कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स की आपने बात की, तो ये भी खबर है जी कि पंजाब एक्साइज जो है 2006 में गाड़ियों के लिए जो कंप्यूटराइज नंबर प्लेट्स मुतारिफ करवाई गई थी उनका इजरा रोक दिया गया है और फिर जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलों के नंबर प्लेट्स खुद बनवा के भी लगवा सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तकरीबन 1.5 माह पहले से हमने नंबर प्लेट की जो फ़ी है वो लेनी बंद कर दिया। जो बैकलॉग है तकरीबन 20-21 लाख नंबर प्लेट पेयर्स का वो हम देने जा रहे हैं और आवाम की सहूलत के लिए मौजूदा जो सेटअप है CM पंजाब साहब और उनकी कैबिनेट, उन्होंने एक बहुत बड़ा ये इंसेंटिव दिया है कि कानून में एक स्पेसिफिक नमूना, उसका साइज़, कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, फ़ॉन्ट किस तरह का होगा और उन पर लागू किस किस्म के होंगे। तो ये आवाम को इन सेंस एक रिलीफ मिला है कि वो नमूना वही चलेगा जो लॉ में प्रोवाइडेड है, लेकिन वो उस किस्म की नंबर प्लेट्स कहीं से भी बनवा के लगा सकते हैं। इसी सिलसिले में लाहौर एक्साइज ने तकरीबन 56 जो नंबर प्लेट प्राइवेट नंबर प्लेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हमने बाकायदा ट्रेंड किया है। उस सिलसिले में हमने एक वर्कशॉप रखी थी कोई 1 हफ्ता पहले, तो हम ट्रेनिंग दे चुके हैं। नंबर प्लेट एक साइज़ की होगी, वो नंबर प्लेट जो पंजाब साइज़ के नमूने के मुताबिक होगी, फैंसी, और जो प्लास्टिक की नंबर प्लेट्स लगाना है वो ममनून है।
ममनू है। तो नंबर प्लेट्स हम बिल्कुल जो बैकलॉग है वो क्लियर करने जा रहे हैं, लेकिन आगे से फ्री मार्केट में हमने जहाँ से मर्जी नंबर प्लेट बनाए, ट्रेनिंग हम कर चुके हैं। सही। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई अब कोई फैंसी नंबर प्लेट होगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर पंजाब जाते को वन लाइनर मैसेज एक्साइज लाहौर की जानिब से देखने वालों को मेरी जी ये रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली बगैर नंबर के गाड़ी मत चलाइए, जेन्युइन गाड़ी लें, और सरकारी जो नमूने वाली नंबर प्लेट है वो वेज़ा करें, और इसका एक सालाना महदूद सा टैक्स होता है, बड़ी थोड़ी अमाउंट होती है, वो काइंडली पे करें और मुल्क की तमीर और तरक्की में हिस्सा लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्हें बता रहे थे कि किस तरह से आप टैक्स पे कर सकते हैं और किस तरह से मुश्किलात से बच सकते हैं इस तमाम तरह मामले में। नाज़रीन, सेहत के हवाले से बात करते हैं तो आपको ये बताएं कि पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक सोसाइटी की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में मोटापे की शरह 88% से ज़ायद है। रावल मेडिकल जर्नल में शाया होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया है कि सिर्फ पंजाब में 95% से ज़ायद अफराद मोटापे का शिकार हैं। मोटापा एक ऐसा मर्ज़ है जो हमारे जिस्म पर सिर्फ ज़ाहरी नहीं बल्कि दाखिली तौर पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। इन्हीं बीमारियों में से एक गुर्दे का कैंसर भी है। गुर्दे का कैंसर एक ऐसा खामोश कातिल है जो अक्सर इब्तदाई मराहिल में पहचाना नहीं जाता है, और जब पता चलता है तो ये बीमारी ख़तरनाक हद तक फैल चुकी होती है। माहिरीन के मुताबिक मोटापे की वजह से गुर्दे के कैंसर का खतरा तकरीबन 70%, जबकि सिगरेट नोशी की वजह से गुर्दे के कैंसर का खदशा 50% बढ़ जाता है। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, इसी मौजू पर आज उनसे बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फवाद। वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मोटापा कितना खतरनाक है हमारी किडनीज के लिए और किस तरह से खतरनाक है? देखें, ओबेसिटी जो है ये सबसे पहले कि इसको ये समझना ज़रूरी है कि इट्स लाइक ए पैंडेमिक। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक है। ऑलमोस्ट जस्ट हम जो यूएसए की स्टैटिस्टिक्स देखें, फिर मैं पाकिस्तान की भी शेयर करूँगा कि इसकी स्टैटिस्टिक्स में ये देखा जाए कि ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन is like the BMI which is the body mass index is over 27। तो उसके बाद जब 30 से ऊपर BMI चला जाता है तो फिर डिजीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कि ओबेसिटी कहते किसे? हर कोई जानना चाहता है, क्लिनिक में आते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं कि उनको ओबेसिटी है कि नहीं। उसका सिंपल आंसर ये है कि जिस पेशेंट या जिस पर्सन को भी अल्लाह ने हमें पैदा किया तो हमारी एक हाइट हमें दी। जी बिल्कुल। उस हाइट के मैचिंग एक आइडियल वेट भी है। सही। जैसे हमारी बर्थडे है, हम उससे वाकिफ़ हैं, हमें हमारे उस वेट से भी वाकिफ़ होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो हर एक का हुआ है उस वेट के अंदर हम रहें तो ऑलमोस्ट वी आर इन अ गुड शेप। हमारे पास ना ओबेसिटी है, ना कोई और प्रॉब्लम है, और बेशुमार प्रॉब्लम से फ्री हैं। डॉक्टर साहब, कोई आसान फार्मूला है जो हमारे नाज़रीन को आप बता सकें जिससे ये पता चल जाए कि उनकी हाइट कितनी, जितनी भी उनकी हाइट है उसके हिसाब से वज़न कितना होना चाहिए? मैं बिल्कुल बताता हूँ। वैसे तो इसके लिए चार्ट गूगल पर मौजूद है, मगर रफली बता देता हूँ कि फ़र्ज़ कर लें अगर किसी की हाइट मैं फ़ीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग बताता हूँ। ठीक है जी। फीमेल्स के लिए हम अंदाजे से बताते हैं कि एवरेज हाइट 5'5" या 5'6" है। जी जी। ठीक है, 5'5" और 5'6" की हाइट के लिए वेट रफली अराउंड 65 किलो 67 किलोज के रेंज में चाहिए। सही। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। ठीक है। अब आप अपनी हाइट के मुताबिक देख लें कि आपका वेट किधर है, और आपको जितना मौजूदा वेट है और जो आइडियल वेट है माइनस कर लें, फिर आपको पता चले ओह मेरे तो इतने किलोज एक्स्ट्रा हैं, मुझे पता भी नहीं है। ये पहले पॉइंट है। ठीक है, अब इसी तरह मेल हजरात के लिए अगर एवरेज हाइट जो है ना वो 5'8" से 5'9", बिल्कुल 5'9", 5'10", 5'9", 5'10" के लिए आइडियल वेट जो है वो 70 से शुरू होता है और 75 तक जाता है। और मेल 6 अबव जो होते हैं 6'1", 6'2", 6'3", हाँ, उनके लिए 80s में 81, 82, 82, 83 इस रेंज में। अब जो 6'2" है, फ़र्ज़ करें, मुश्किल नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ कि यू कैन जस्ट मैच फ्रॉम देयर इज़ ए जो चार्ट है उसको रीड करने का तरीका भी बता देता हूँ। वो चार्ट BMI का चार्ट है, गूगल पे बड़ी आसानी से अवेलेबल है। उसके एक एक्सेस या एक तरफ उस तरह से आपने हाइट चूज़ करनी है। ठीक है जी। दूसरी तरफ से आपने चूज़ करना है 24 जो उसका BMI है। ठीक है जी। और दोनों को ऐसे मैच करना है, जिस वेट पे 24 और आपकी हाइट मैच कर रही है वो आपका आइडियल वेट। ठीक है, सिंपल। ये मालूम होने की देर है फिर जैसे अभी पेशेंट मेरे पास, मुझे लगता है मेरे को 2-3 किलो एक्स्ट्रा है, मगर जब चेक किया उसके 25 किलो एक्स्ट्रा थे। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे ये आपने बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि कुछ लोग मोटापे का ओबेसिटी का शिकार हैं और पता ही नहीं है कि ओबेसिटी का शिकार है। यही तो प्रॉब्लम कहते हैं वी आर परफेक्ट, हमें तो कुछ नहीं है, मेरी इतनी सेहत तो अच्छी लगती है। पंजाबियों में तो वैसे भी है। हाँ देखिए जी, अब मेरे पास पेशेंट आते हैं जी,
कपड़े पहनने चंगे थे, लगने चाहिए ना डॉक्टर साहब। हैंगर जान होनी चाहिए। नहीं मेरी बात सुने आप, ठीक है, मगर उन्हीं से पूछें सबसे पहले, हम आगे इस बात की तरफ जाएंगे, सबसे पहले ये ओबेसिटी आपकी लाइफ से क्या सक आउट कर लेती है? एनर्जी। सही। मैं इसकी हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इट इज़ अप्रोप्रिएट टू मेंशन हियर। आपकी हाइट के और आपकी आइडियल वेट के हिसाब से आपके बॉडी के सारे इंजन्स काम कर रहे हैं, काम करेंगे। एग्जैक्टली। उसकी उसमें से एक के ऊपर आज हम जूम करते हैं, वो है पैंक्रियाज, जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है, उसकी बनाने की कैपेसिटी अल्लाह ने तय कर दिया कि इतनी हाइट तक कि उसने इसे इंसुलिन प्रोड्यूस करनी है। और इस जस्ट इमेजिन पैंक्रियाज लाइक ए इंजन। ठीक है। और वो बॉडी जो है, उसकी मिसाल ले लें कि ये उसका जो भी शेल है उसके अंदर है। अब उसने प्रोडक्शन शुरू कर दी एंड देन उसको अब कोई शुगर नहीं है, अब उसका वेट एकदम 25 किलो बढ़ गया। अब वही इंसुलिन नाकाफी हो गई। सही बात है। अब वही पर्सन को शुगर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ओबेसिटी हो गई है तो इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं? जी देखिए सर, ओबेसिटी हो गई, इसकी पहचान आपको हो गई। अभी मैं आपके उस क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। देखिए, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपके हाथों ने जो मुंह में डालना वही जाना, अनलेस किसी पर्सन को फालच। सही बात है। अपने हाथों से मुंह में डालना। खुद खाते हैं। एग्जैक्टली। बहुत सख्त बातें कर रहे हैं आप। सच कर रहा हूँ। उसकी वजह है कि ओबेसिटी के पेशेंट्स का हम यूएसए में हमने सर्जरी की, ये कॉमन सर्जरी क्या करते हैं, इतना बड़ा कट है, 1 फुट का कट है पेट का, उससे काट के पेट को मैदे को काट के छोटा किया। वजन था उस शख्स का 350 किलो। 350 किलो से वजन उसका 2 साल के अंदर यानी रिस्पांस आया। अब उसका वजन 150 किलो तक तो आ गया। 150 किलो तक रहा, हमने फॉलो किया। तीसरे चौथे साल उसका फिर वजन 350 किलो हो गया। कोई मुझसे पूछे ये क्या हुआ, मैं बताता हूँ। हाथों ने नहीं रोका खुद को, मैदा फिर बड़ा हो गया। तो लाइपोसक्शन में तो होता है लाइपोसक्शन इज जस्ट द फैट अंडर द स्किन। ओके। मैदा और बारी वो नीचे है, बीच में इतनी बड़ी दीवार है, उसको बेली की वॉल कहते हैं। उस वॉल से ऊपर लाइपोसक्शन जस्ट फैट कमिंग आउट ऑफ इट। मगर मैदा काट के छोटा करने के लिए हमें वो दीवार को काटना पड़ता है और अंदर जाके जिधर अंतड़ी है, लाइपोसक्शन अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती ना। उसका आप ये कह रहे हैं कि अपने खाने पीने को कंट्रोल रखें, मुनासिब ग़िज़ा, लाइफस्टाइल, ये है इसका शॉर्ट आंसर। कि मतलब खाना पीना कंट्रोल रखें। असल में ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम कि जी बस ठीक है आखिर में दवाई खा लेंगे सर्जरी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कुछ लोग प्रिपेयर किए हुए हैं सर्जरी के लिए, मैं उन्हें कहता हूँ सर्जरी भी कहेगी मैं फेल हो जाऊँगी। और डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने बोला कि मोटापे से, ओबेसिटी से सिर्फ डायबिटिक नहीं आप हो सकते, किडनीज का भी मसला बन सकता है, वो भी आप थोड़ा मैं देखिए। हाँ जी, किडनीज कैसे मुतासर होते हैं? सबसे पहले जब वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, तो किडनीज को तो नहीं अभी पता कि वेट बढ़ गया, मगर एकदम उन किडनी बॉडी को कैसे देख रहे? किडनीज पर हर मिनट है हमारी बॉडी जो है ना, वो हार्ट वो पंप आउट करता है 5 लीटर। ठीक है जी। ब्लड, उस 5 लीटर में से उसका 20 to 25% किडनी को जाके लगता है। ठीक है जी। और किडनी उसको फिल्टर करते हैं, तो इस तरह सर्किट चलता है। किडनीज को एकदम पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आना या बहुत प्रेशर से आना शुरू हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गई है। तो अब वही जो फ़र्ज़ करें मैं आपके साथ बॉल खेल रहा हूँ, आपको आराम से थ्रो कर रहा हूँ और आप उसको पकड़ें, एकदम मैं ऐसे मारना शुरू कर दूँ, फंक्शन तेज करना पड़ेगा। कितनी देर तक वो चीज़ बर्दाश्त होगी कि जख्म कर देगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी में सुराख हो जाते हैं। वो सुराख होने से ये होता है कि किडनी के उस पर्सन के यूरिन में से प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। फिर वो प्रोटीन्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसे अभी भी नहीं पता चला। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पता चलता है कि पता नहीं हमें ज़्यादा थकावट होती है, अभी भी नहीं पता चला। आहिस्ता आहिस्ता पता चला बहुत ज़्यादा खून कम हो गया, जिस हमें अभी भी नहीं उसने गौर किया। अब वो अगली स्टेज तैयार करे कि पता नहीं कुछ और बहुत बड़ा होने वाला। तो ये है कि शुगर क्या करती है, किडनीज में मेम्ब्रेन को इंजर करके उसमें सुराख कर देती है। और शुगर कह रहा हूँ ओबेसिटी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फवाद साहब, आपने वक्त दिया। और डॉक्टर साहब ने जो बात की थी कि अपने जिस्म का ख्याल रखें, बिलखसूस वो लोग जो मोटापे का शिकार हैं, आप अगेन अपने हाथों को कंट्रोल करें कि आप वही ग़िज़ा खाएं कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लाइफस्टाइल को बेहतर करें, रात को टाइम से सोएं और अपनी ग़िज़ा जो है वो मुतवाज़न लें, यानी बेहतरीन डाइट लें, ज़्यादा ना खाएं,
अच्छी डाइट लें जो आपके लिए ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम से फिर हमें इजाज़त दें, मुझे और अजीम को इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।